हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 पढ़ रहे थे। टॉपिक का नाम था डायूरेटिक। आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। हमने अपने पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ा था कि डायूरेटिक ड्रग्स क्या होती है और वो किस तरह से एक्शन देती है। इसके बाद हमने उसकी क्लास के बारे में पढ़ा था। तो हमने इसको 3 क्लास पढ़ी थी इसके बारे में। फर्स्ट था हाई सीलिंग, दूसरी थी मीडियम सीलिंग, तीसरी थी लो सीलिंग। हाई सीलिंग के अंदर 2 क्लास आती है, लूप डायूरेटिक एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक। मीडियम में आती है थायाजाइड, और जो लो सीलिंग डायूरेटिक उसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एंड पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक। उसके बाद हमने नेफ्रॉन के डायग्राम को देखा था। उसमें मैंने आपको 4 साइट बताई थी, किस साइट पे कौन सी ड्रग एक्शन देती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज की क्लास के अंदर हम डिटेल में एक एक क्लास के बारे में पढ़ेंगे जो डायूरेटिक की है। अब हम अपनी पहली क्लास के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हाई सीलिंग डायूरेटिक। तो हाई सीलिंग में हाई बताता है कि इस क्लास की जो भी ड्रग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन देती है। वो यूरिन के वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है। तो ये है हाई सीलिंग डायूरेटिक। इसके अंदर 2 सब क्लास थी, एक थी लूप डायूरेटिक, दूसरी थी अपनी ऑस्मोटिक डायूरेटिक। अब हम पढ़ेंगे लूप डायूरेटिक के बारे में। तो लूप डायूरेटिक में सबसे पहले हम जानेंगे ड्रग्स के बारे में। तो कुछ 4-5 ड्रग्स है जिनके नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जीपीएट जैसे एग्जाम में सिंपल क्वेश्चंस आता है, वहाँ पे ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ड्रग स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक है। तो ये जो भी लूप डायूरेटिक ड्रग है वो सारी स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक है। तो अगर आपको इन ड्रग के नाम याद रहेंगे तो वो क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। इसमें जो पहली ड्रग है उसका नाम है फ्यूरेसामाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। पहली जो ड्रग है इसका नाम याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद जो सेकंड ड्रग है जिसका नाम है पायरेंटाटाइड। तो ये ड्रग है जो 5 टाइम मोर पोटेंट रहती है कंपेयर टू फ्यूरेसामाइड। मतलब फ्यूरेसामाइड जिस डोज पे एक्शन दे रही है उससे 5 टाइम कम डोज पे ये एक्शन दे देगी। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है जिसका नाम है ब्यूमेटानाइड। जो ये ब्यूमेटानाइड ड्रग है ये 40 टाइम मोर पोटेंट है। मतलब ये लूप डायूरेटिक में सबसे ज़्यादा पोटेंट ड्रग यही है। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है जिसका नाम है इथाक्राइनिक एसिड। तो ये एक एसिड है, वो भी यूज की जाती है लूप डायूरेटिक में। इसके बाद लास्ट ड्रग है जिसका नाम है ट्राइपामाइड। तो ये जो ड्रग है इसके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि एग्जाम में सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं ड्रग्स के ऊपर भी। अब मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ाऊंगा लूप डायूरेटिक का। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वहाँ पे एक जगह होती है जिसको बोलते हैं लूप ऑफ हैंडले। उसको मैंने आपको साइट 2 बताया था। वहाँ पे एक पंप रहता है जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप। इसी पंप को इनहिबिट करती है सारी लूप डायूरेटिक। तो यहाँ पे 2 क्लोराइड मत भूलना, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। वहाँ सिंपल क्लोराइड भी होगा, तो आपको 2 क्लोराइड याद रखना है। तो इस पंप को इनहिबिट करेगी। जब इस पंप को ये ड्रग इनहिबिट करेगी तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और पोटेशियम का भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब सोडियम पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ये सारे सोडियम पोटेशियम का लॉस हो जाएगा, मतलब वो यूरिन के साथ निकल जाएंगे। तो याद रखना जहाँ पे भी सोडियम होता है तो याद रखना सोडियम के साथ साथ वाटर भी जाता है। तो माना कि सोडियम का जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो वाटर भी निकल जाएगा, तो फाइनली यूरिन का वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये इसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था जो आपने जान लिया होगा। इसके बाद एक और करेक्टरिस्टिक है इन सारी ड्रग का कि ये जो भी ड्रग है ये सारी सल्फोनामाइड डेरिवेटिव रहती है एक्सेप्ट इथोग्राइनिक एसिड। तो ये क्या होता है, तो ये जो ड्रग है फ्यूरेसामाइड, पैरेटामाइड, ब्यूमेटानाइड, ट्राइपामाइड, ये सारी ड्रग के स्ट्रक्चर के अंदर सल्फोनामाइड फंक्शनल ग्रुप रहता है। सल्फोनामाइड मतलब SO2NH2, ये ग्रुप इन सब में रहता है एक्सेप्ट इथोग्रानिक एसिड, मतलब उसमें नहीं रहता है। और जिनमें भी ये सल्फोनामाइड ग्रुप रहता है वो सारे क्या करते हैं, वो एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। उस एंजाइम को भी इनहिबिट करती है ड्रग। तो मैं आपको पूछूं लूप डायूरेटिक में कौन सी ड्रग है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट नहीं करती, तो कौन सी नहीं करेगी, जिनके अंदर सल्फोनामाइड ग्रुप नहीं होगा, वो कौन सी ड्रग है, इथोक्राइनिक एसिड। ये आपको याद रखना है। अभी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या होता है तो एक नेक्स्ट हम वीक डायूरेटिक के अंदर क्लास पढ़ेंगे, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अब हम लूप डायूरेटिक के साइड इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला साइड इफ़ेक्ट है वो है हाइपोकैलेमिया, जिसमें पोटेशियम की कमी हो जाती है ब्लड के अंदर या अपनी बॉडी के अंदर। दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट है वो है हाइपोकैल्केमिया या फिर हाइपोकैल्सेमिया।
इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है अपनी बॉडी के अंदर। इसके बाद तीसरा जो साइड इफ़ेक्ट है वो है, यहाँ पे भूल से हाइपर हो गया, यहाँ पे हाइपो होगा, हाइपोनेट्रीमिया, मतलब सोडियम की भी कमी हो जाना। चौथा जो साइड इफ़ेक्ट है वो है ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी का मतलब ये हुआ कि हमें सुनने में प्रॉब्लम होगी या हेयरिंग में डिफ़िकल्टी आना। ये जो ओटोटॉक्सिसिटी है ये रिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी है। रिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि जब हम मेडिसिन लेना छोड़ देंगे तो अपनी ओटोटॉक्सिसिटी सही हो जाएगी। एक ड्रग है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक है। इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है इरिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद लास्ट साइड इफ़ेक्ट है वो है हेपेटोटॉक्सिसिटी, तो ये भी याद रखना, ये इथोक्राइनिक एसिड के साथ ज़्यादा रहता है। ओटोटॉक्सिसिटी भी इथोक्राइनिक एसिड के साथ ज़्यादा रहती है। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ लूप डायोटिक। तो ये यूज की जाती है एडेमा में, जिसमें अपनी बॉडी में फ्लूइड जमा हो जाता है। दूसरा CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, LVF लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, हाइपरटेंशन, फूड एंड ड्रग पॉइजनिंग में यूज किया जाता है। हाइपर कैल्सीमिया में, जब कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो हमें पता है इसका साइड इफेक्ट है हाइपोकैलेमिया, तो इसीलिए इसका यूज़ भी है हाइपर कैलेमिया में। ये किडनी स्टोन में भी यूज की जाती है। तो ये सारे इसके यूजेज हैं। अब हम ड्रग के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सारी ड्रग तो नहीं कवर करेंगे, हम सिर्फ फ्यूरेसामाइड और इथाक्राइनिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने जब आपको फ्यूरेसामाइड के बारे में बताया था तब मैंने बोला ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है। तो ये क्यों सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के अंदर SO2 NH2 ग्रुप होता है, इसीलिए सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है। इसके बाद ये बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव भी है। तो ये देखो यहाँ पे ये जो रिंग और बेंजोइक एसिड दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसी को बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव भी है। इसके बाद बीच में मैंने लिखा ये एंथेनिलिक एसिड डेरिवेटिव है। तो ये एंथेनिलिक एसिड डेरिवेटिव क्यों है? तो ये जो आपको दिख रहा है सिस्टम बेंजोइक एसिड जिसके ऊपर NH2, इसी मोइटी को हम बोलते हैं एंथेनिलिक एसिड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फ्यूरेसामाइड इज सल्फोनामाइड डेरिवेटिव, एंथेनिलिक एसिड डेरिवेटिव या फिर बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, तो आंसर ऑल जाएगा, ऑल वाला आंसर करेक्ट रहेगा, सिर्फ सल्फोनामाइड मत करना। इसके बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2,4-डाइक्लोरो बेंजोइक एसिड, तो ये क्या है? ये एक स्टार्टिंग मटेरियल है, फ्यूरेसामाइड सिंथेसिस में यूज होता है। तो क्वेश्चन सिंपल आए कि फ्यूरेसामाइड सिंथेसिस में स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेंगे, तो वो है 2,4-डाइक्लोरो बेंजोइक एसिड। तो हमने ये फ्यूरेसामाइड के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे इथाक्राइनिक एसिड। तो इथाक्राइनिक एसिड के अंदर कहीं भी आपको सल्फोनामाइड ग्रुप नहीं दिख रहा है, कहीं भी बेंजोइक एसिड ग्रुप नहीं दिख रहा है, तो ये है ही नहीं इनका डेरिवेटिव। तो ये एक्सेप्शन वाला है जो लूप डायोटिक का, जो किसी अदर ड्रग स्ट्रक्चर के साथ मिलता नहीं है। तो ये कौन सा डेरिवेटिव है? तो ये है फिनोऑक्सी एसिडिक एसिड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखो, ये तो बेंजीन रिंग है जिसको फिनाइल बोलते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन लगा तो ये फिनॉक्सी ग्रुप हो गया, ये हो गया फिनॉक्सी। ये सारा ग्रुप हो गया फिनॉक्सी। इसके बाद ये जो ग्रुप दिख रहा है इतना, ये है एसिडिक एसिड, तो ये फिनॉक्सी एसिडिक एसिड डेरिवेटिव है। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो हमने लूप डायोटिक के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब जो लूप डायोटिक पढ़ा उसके बाद हमने देखा था हाई सीलिंग में लूप डायोटिक के सिवा ऑस्मोटिक डायोटिक भी आते हैं। तो ऑस्मोटिक डायोटिक के ड्रग के बारे में पहले जानेंगे। तो कौन कौन सी ड्रग है? एक मैनिटोल है, दूसरी एक ग्लिसरॉल है, यूरिया है या आइसोसोर्बाइट। ये चारों ड्रग है, चारों के नाम याद रखने। उसमें भी ये मैनिटोल बहुत इंपॉर्टेंट, यही एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये एक्शन कहाँ पे देता है? ये PT पे देता है। PT मतलब प्रोक्सिमल टिब्यूल। जो आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद होगा, तो पार्ट फर्स्ट है जहाँ पे 65% रीअब्जॉर्प्शन होता था, उसी को बोलते हैं प्रोक्सिमल टिब्यूल, वहाँ पे एक्शन देता है। ये फार्माकोलॉजिकल इनर्ट रहता है, मतलब ये किसी रिसेप्टर वगैरह के थ्रू एक्शन नहीं देता, ना किसी चैनल को ब्लॉक करता है। ये कैसे एक्शन देता है वो मैं आपको बताता हूँ। नॉट भी रीअब्जॉर्ब, ये खुद वापस रीअब्जॉर्ब नहीं होता। बहुत सारे ड्रग खुद रीअब्जॉर्ब हो जाती है, बट ये रीअब्जॉर्ब नहीं होता। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी इंक्रीज कर लेता है। तो ये आपके इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना है। अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है वो मैं बताता हूँ। ये इंक्रीज करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। अब ये हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। सपोज करो ये PT है, प्रोक्सिमल टिब्यूल का इनर वाला पोर्शन, ये वाला।
यहाँ पे ब्लड फिल्टर हुआ, ब्लड के साथ बहुत सारे सोडियम है, वाटर है, ये सब फिल्टर हुए यहाँ पे पीटी के अंदर। होता क्या, यहाँ ब्लड कैपिलरी रहती है, यहाँ पे ये वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, वापस ये ब्लड के अंदर चले जाते हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें ऐसे रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो हमने अगर मैनिटोल ले लिया तो मैनिटोल भी यहाँ पे फिल्टर हो गया यहाँ पे। तो मैनिटोल ने क्या किया, पीटी पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा दिया। जहाँ भी ऑस्मोटिक प्रेशर हाई रहता है तो वाटर का मूवमेंट वहीं पे रहता है। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी वाटर है वो तो यहाँ पे जाएगा नहीं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ का हाई है, इसलिए वाटर यहाँ पे नहीं जाएगा। ऊपर से ब्लड के अंदर, ब्लड कैपिलरी के अंदर वाटर है, वो भी वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली इसने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा दिया पीटी के अंदर, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। और ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे बढ़ा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी रुक गया, इसीलिए यूरिन का वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसके बाद इसका यूज़ बताऊं, जो लूप डायरेटिक यूज़ की जाती है वो सारे यूज इसी के हैं, बट इसका कुछ कंट्रा इंडिकेशन है। कंट्रा इंडिकेशन क्या है, तो ये LVF में नहीं देंगे, जो लूप डायरेटिक दिया करते थे, CHF में नहीं देंगे, ये एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर नहीं देंगे, या फिर ये सेरेब्रल हीमोरेज इसमें नहीं देंगे। तो ये आपको याद रखना है ऑस्मोटिक डायरेटिक के बारे में। तो फाइनली हमने हाई सीलिंग डायरेटिक सारा पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम थायाजाइड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें हम फाइनली ये पूरा डायरेटिक को कंप्लीट करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और शेयर भी करो। थैंक यू।